नमस्ते बच्चों। कल हमने सफलता की चुनौतियां पाठ से प्रीति मोगा साक्षात्कारकर्ता का पाठ आपके सामने रखा और प्रीति मोगा जी ने बच्चों को अपनी ओर से क्या संदेश दिया इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना है। कहानी के आधार पर आपको लिखना है कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में सफल कहलाने का अधिकारी बनता है। इसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि जिस प्रीति मोगा जी के बारे में आपने जो सुना पढ़ा, कैसे वो अपने काम सादगी से करती है, तत्परता से करती है और कभी अपने जीवन में अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझती है और पिता की बात को ध्यान रखते हुए उसने किस प्रकार से अपने कार्य को आगे बढ़ाया। कभी उनको सामने अपनी कमजोरी महसूस नहीं होने दी और यही कारण है साक्षात्कारकर्ता ने जो उससे प्रश्न पूछे उसका उत्तर उसने कैसे तत्परता से दिया, बच्चों के लिए उसने क्या प्रेरणा दी, क्या संदेश दिया। तो वैसा ही व्यक्ति जीवन में सफल कहलाने का अधिकारी बनता है जो अपने लिए नहीं किसी औरों को खुश करने के लिए और ऐसे कार्य करता है ताकि आने वाले के जीवन में कोई ऐसा राज सफलता प्राप्त हो जाए। तो कहने का उद्देश्य इस पाठ का अनुसार कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में सफल कहलाने का अधिकारी है जो किसी के ऊपर आधारित न हो, अपना काम स्वयं करे, दिखावा न करे, किसी के ऊपर बोझ न बने और जीवन में ये लक्ष्य रखे कि कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। जब भगवान ने हमको ये काम करने के लिए कहा है, किसी ने भी कहा हो, तो जरूर हमें उस कार्य को लक्ष्य बनाए कि हम उसको पूरा करेंगे तो वो जीवन में सफल होता है और वैसा व्यक्ति ही जीवन में सफल कहलाने का अधिकारी बन सकता है। ये इसका आंसर। देखिए, विशेष आवश्यकता वालों को स्वयं आगे बढ़ने दो, उनके पास असीम शक्तियां है, सिद्ध कीजिए। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको बहुत ही आसान से, विशेष आवश्यकता वालों को स्वयं आगे बढ़ने दो, यानी हमें कभी किसी को चलना है, बढ़ाना है तो उसे अपने आप पर छोड़ दो, स्वयं को आगे बढ़ने दो। जैसे एक छोटा सा बालक का उदाहरण देकर मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न के उत्तर है जिसको आप माइंड में रखकर आप आंसर में लिखेंगे, आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो जरूर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाए। कि जब हमारे पास स्वयं आगे, हमारे पास आवश्यकता वाले स्वयं आगे, हमको जिस चीज की आवश्यकता है तो उसको पाने के लिए उसको खुद को वो काम करने दे और उसके पास असीम शक्ति है, बहुत शक्ति है उसको, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटा है बोलकर उसके हम कार्य को करने लग जाते हैं तो उसके कारण से वो आगे बढ़ने में रुकावट आती है। उसके पास असीम शक्तियां है, असीम बल है, बहुत बल है, बस उसको स्वयं को आगे बढ़ने का देना चाहिए, हमें उसको नहीं है। वो उठता है, जैसे आपने देखा था कि प्रीति मोगा जी एक बार चलते चलते गड्ढे में गिर गई, हालांकि उसके पास असीम शक्ति थी लेकिन उसका ध्यान नहीं था, तो यही कारण से अगली बार वो कभी दोबारा कभी वापस नहीं गिरी। तो हमारे पास जो शक्ति है उसका हमें उपयोग करना चाहिए ताकि हम लोग अपने आप स्वयं आगे बढ़ेंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे।
इसी तरह से आज भाषा की बात में आपको कुछ भाषा ज्ञान का व्याकरण संबंधी क्वेश्चन आंसर के साथ बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और अपने नोटबुक में भी लिखने का प्रयत्न करिए। पर्यायवाची शब्द तो आपको पता ही है कि जिस शब्द का एक से दो मीनिंग हो, दो से अधिक हो, तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए कामयाबी। कामयाबी यानी सफलता, जिसको आप इंग्लिश में सक्सेसफुल कहो। हमें कामयाबी प्राप्त हुई, हमें सफलता प्राप्त हुई, और मौका का अर्थ है अवसर। अवसर मिला, मौका मिला, जिस समय में हमको जो, जैसे आप इंग्लिश में उसको बोलेंगे चांस। अब देखिए वाक्य में प्रयोग कीजिए क्षमता। क्षमता यानी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति है उतनी का, इसका अर्थ आपको समझना, तभी आप वाक्य बना सकोगे। नहीं तो आप वाक्य बनाने में, जब तक आपको अर्थ पता नहीं चलेगा, तब तक आप अर्थ बनाने में, वाक्य बनाने में कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो देखिए क्षमता, हमें अपनी क्षमता के बलबूते पर ही काम करना चाहिए। या दूसरा वाक्य, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो अपना काम स्वयं कर सकता है। शक्ति, शक्ति का अर्थ आपको पता होगा। यहाँ तो हमारे प्रत्युत्तर नहीं हो सक रहा है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि शक्ति यानी बल, ताकत। शक्ति के अनुसार हमें अपने कार्य पूरा करना चाहिए। चुनौती, इंग्लिश में इसको वार्निंग कहते हैं, हिंदी में इसको ललकार कहते हैं। मैंने ये चुनौती स्वीकार कर ली कि मैं कभी भविष्य में कोई काम को छोटा नहीं समझूंगी। अब देखिए इसमें विलोम शब्द गर्मी। अब देखिए गर्मी शब्द में गर्म भी है, गर्म शब्द भी गर्मी का ही अर्थ है, लेकिन अगर गर्मी आया तो आपको सर्दी लिखना है। गर्मी, सर्दी। यहाँ पर भी अब अगर गर्म दिया तो आपका अपोजिट होगा सर्द, और सकारात्मक अपोजिट है नकारात्मक। सकारात्मक का अर्थ है सही और नकारात्मक का अर्थ है गलत। ईमान, ईमान का अपोजिट है बेईमान। लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नानी, नानी का लिंग बदलेगा नाना, और अध्यापक का लिंग बदलेगा अध्यापिका। अब हमको दोनों से वाक्य बनाना, यहाँ पर बताए लिंग बदलकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे नाना का करना है, मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए हिंदी के अंदर एक शब्द, आप इंग्लिश के अंदर सभी को मम्मी के पापा को भी ग्रैंड फादर बोलेंगे, और पापा के पापा को भी ग्रैंड फादर बोलेंगे, लेकिन हिंदी में मम्मी के पापा को नाना और पापा के पापा को दादा। इसका भी डिफरेंस ध्यान रखना। तो नानी, नाना, अध्यापक, अध्यापिका। मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अध्यापिका हमें पाठ पढ़ा रही है। ये वाक्य संधि विच्छेद करके संधि बचाइए। निष्क्रिय, नी टू डॉट्स प्लस क्रिय, क्रय। निष्क्रिय यानी विसर्ग संधि। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, व्यंजन संधि। विद्या प्लस आलय। आत्मकथा यानी आत्म की कथा, विच्छेद संधि पहचाने। इसमें आत्मकथा, आत्मकथा ही है, इसमें व्यंजन संधि ही हम इसको बोल सकते हैं। विग्रह करके समास पहचानिए। यह आपको
अब ये पाठ होने के बाद मैं आपको वो भी बताऊंगी, मैं वापस एक बार पुनरावृत्ति में समास के बारे में कि समास कैसे पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर दुख दर्द काम धंधा कमल नयन 3 शब्द दिए। अब दुख दर्द कौन सा समास होता है, आपको करीब करीब आपको ये सबके आंसर आते होंगे और आने भी चाहिए। दुख और दर्द है द्वंद्व समास। दूसरा काम धंधा, काम और धंधा ये भी द्वंद्व समास है। कमल नयन, कमल नयन, अब ये है कमल रूपी नयन, तो कर्मधारय समास। इस तरह देखिए उदाहरण के अनुसार पाठ में आए वाक्य ढूंढकर लिखिए। मोहन द्वारा पत्र लिखा गया, ये कर्तुवाच्य कर्मवाच्य, तो हमारे पास जो दिया गया है उसी के अनुसार हमको वापस ऐसे शब्द जो किताबों में है उसको लेकर चुन के लिखना है। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ और आज हम लोग जो उपवाचक है इसमें आपको प्रश्न उत्तर आएंगे जरूर, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये पाठ आपको में परियोजना कार्य में आपको दिया गया है, तो वहां से ये नियम बताया गया है कि जो परियोजना में पाठ दिए गए हैं उस पाठ के को छोड़कर बाकी पाठों से ही परीक्षा ली जाएंगी। जो परियोजना का संबंध है उससे हमको नहीं लेना है। तो गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े, फिर भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी उसकी बता देती हूँ, विष्णु प्रभा की लिखी हुई, कि स्कूल से संबंधित है ये, और इसका नाम गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े। तो पहाड़ यानी पर्वत और गजनंदन एक व्यक्ति का नाम है, और वो कैसे उसके ऊपर चढ़ा और कैसे क्या हुआ, जो इम्पॉसिबल था पॉसिबल कर दिया, उसी घटना का वर्णन कहानीकार विष्णु प्रभाकर जी ने इस पाठ में आपको समझाया है। एक 16 वर्ष का बालक था गजनंदन लाल, और जैसा उसका नाम था वैसे उसके गुण थे और वैसा ही उसका रूप था, गज नंदन लाल। अब देखो गज का अर्थ क्या है, हाथी, नंदन यानी कृष्ण को कहते हैं नंदन, और गज नंदन लाल पहाड़ चढ़े। तो देखिए उसने गोल मटोल हाथी के वैसा वो था, बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा बड़ा शरीर, मोटा ताजा। तो वो बालक, एक दिन उसे पता लगा कि स्कूल से एक ग्रुप यानी कुछ विद्यार्थी गोमुख को के दर्शन करने जा रही है। तो तब उसने अपने प्रिंसिपल से कहा कि 21 किलोमीटर की आगे गंगोत्री है और वहां पैदल चलना है, पहाड़ों पर है वो। तो ये सब पता चलते वो सर अध्यापक के पास गया, उसने कहा आप मुझे लेके चलिए। तो बोले देखो भाई, तेरा इतना भारी शरीर हाथी के समान, तू कैसे पहाड़ पर चढ़ेगा? और दूसरी बात अध्यापक ने उसको कही कि वहां पर हम लोग जा रही है 6 और 7 मेंबर, उसमें 5 लोगों का खाना तो तू अकेला ही खा जाता है। यानी उसे मजाक में कहा, लेकिन वो भी बड़ा मजाकी था। उसने कहा कि आप मेरे खाने पर मत जाइए, पर मेरे ले जाने पर आपके कितने फायदे होंगे वो देखिए, और मुझे चलना है। बड़ा ही हंसमुख प्रिय छात्र था, विद्यार्थी था। अब गुरुजी से कहा ठीक है भाई, तुम कहते हो कि मुझे ले जाने से लाभ होंगे, तो जरा बताओ, तुम तो 5 आदमियों का राशन तो खुद खाएंगे और तुम्हें ले जाने से क्या लाभ होगा? तब उसने कहा देखो सर, मुझे सर्दी तो कम लगेगी, ठंडी हवा को मेरी हड्डियों पर जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं हमेशा चुस्त रहूंगा, हमेशा मस्त रहूंगा, कभी ये नहीं होगा।
दूसरा आप सुनिए, मेरे साथी थक जाएंगे तो उस समय में जब थक गए तो हिम्मत हार देंगे, तो मैं उनको कुछ बातें सुना सुनाकर, कुछ मजाक लतीफे सुनाकर मैं उनका मनोरंजन करूंगा, तो उनकी थकान अपने आप क्या हो जाएगी, दूर हो जाएंगी। तीसरा फायदा मान लीजिए कि कहीं पर आपको रस्सी से चढ़ने का अवसर आया, अब रस्सी को बांधने का जगह नहीं है वहां पर पहाड़ों पर, तो आप इस शरीर को, इस मेरे शरीर पर बेकट के बिना वजह से, बिना किसी डर के आप मेरे शरीर पर रस्सी बांध दीजिए और वो रस्सी से वो लोग उतर सकते हैं। मैं तो इतना मोटा हूँ कि मैं लुढ़क भी नहीं सकता। तो ये मेरे फायदे, ये सुनकर तो अध्यापक को भी खूब हंसे, और इतने हंसे कि उसकी तोंद, तोंद यानी पेट, वो भी हिलने लगी। अब सर एक लाभ मेरा और होगा, वो सुनो। अब मेरे बारे में बताता हूँ मैं, ये तो सब आपके लिए है, एक मेरे लिए भी लाभ है कि मेरा भी शरीर या वजन कम हो जाएगा। तो आप मुझे ले चलना है, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। ठीक है बाबा, तुम जरूर चलो। अब देखिए यात्रा शुरू हो गई, तैयारी चढ़ने लगी, होने लगी, मंजिल दर मंजिल, हाँ, रेल बस जीप द्वारा यात्रा करते करते 7 लड़के और 2 सेवक, एक दिन एक मास्टर जी और 2 सेवक और 7 लड़के, ऐसे टोटल कितने हो गए, 10 लोग। सांझ पड़े गंगोत्री की प्रकट हो गए, वहां तक पहुंच गए चलते चलते, कभी रेल से, कभी बस से, कभी पैदल, कभी गाड़ी से गंगोत्री पहुंच गए। वहां दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था, सब कहीं सन्नाटा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सन्नाटा यानी खामोशी, कहाँ दिल्ली की गमागमी, कहाँ ये चुप्पी, हर ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां पर सूरज की किरणें चमक रही है, नीचे से आती गंगा की कलकल ध्वनि में बड़ा प्यारा संगीत था। बच्चे सब थकान भूलकर उस मंत्र मुग्ध होकर उस प्राकृतिक सीन को देख रहे थे। ऊपर से सूरज की रोशनी, नीचे गंगा का बहना, और उसके अंदर ही बर्फीली चोटियां। उन चोटियों पर सूरज की किरणें गिरती है तो रंगीन सुनहरी लगती है, और गंगा की कलकल ध्वनि में ऐसा लग रहा है कि कोई मधुर संगीत गा रहा है। और सब लोग उस दृश्य को देखकर, उस सीन को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि अपनी थकान भी भूल गए थे। तभी एक स्वामी जी वहां आए, वे वही रहते थे, वे उन्हें गोमुख ले जाने वाले थे, जो वहां का मेन था। स्वामी जी वहीं रहते थे, जो भी आते प्रवासी, जो भी आते देखने के लिए पर्यटक, उनको वो लेके जाते थे, और उन्होंने सबसे पहले सभी बच्चों को गरम गरम दूध दिया, क्योंकि वहां का वातावरण बहुत ठंडा था, तो उनके शरीर में गर्मी आने के लिए, और एक एक गोली दी, पता नहीं वो गोली में क्या था, कि बच्चों में स्फूर्ति आ जाए, ताकत आ जाए, और सभी बच्चों ने वो गोली ली और ऊपर से दूध पी लिया। इसे खाकर दूध पी लो, बिस्तर तैयार है, सो जाओ, कल सवेरे में आगे बढ़ना है। तो रात हो गई, अब तो तुम दूध पियो, गोली लो, सारी थकान दूर हो जाएंगी, हमको सवेरे यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करनी। बच्चे थक तो रहे थे, सर्दी भी खूब थी, बस दूध पीकर बिस्तरों में घुस गए। स्वामी जी ने उन्हें कहानी सुनाते रहे, गजनंदन फूलचड़ी छोड़ते रहे, फूलचड़ी छोड़ते रहे, तो वो सुरसुरे नहीं, बीच बीच में वो भी मजा कर रहे थे, ताकि सब लोग हंसते रहे। इसलिए वे कब सो गए पता नहीं लगा सबको। बच्चा को अगर माँ, ग्रैंडसन को, पोते को अगर दादी माँ कहानी सुनाते रहे, तो कहानी सुनते सुनते, लोरी सुनते सुनते बच्चों को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं लगता। इनका भी यही हालत था, सभी बच्चे सो गए। सवेरे जब आँख खुली तो बाहर सुनहरी धूप चमक रही थी। गजनंदन कूद कर समुद्र पर आ गए, बोले देखो देखो, यहाँ मेरे कितने साथी पहले से मौजूद है। पहले, अरे जरा जल्दी देखो, मेरे कितने साथी पहले से यहाँ पर आ गए। साथी विद्यार्थी चकित होकर बोले, तुम्हारे साथी कहाँ है वो?
यहाँ पर तुम्हारा साथी कौन है? हमारे सिवा तो यहाँ कोई नहीं दिखता है। उत्तर दिया, बच्चों क्या यह पहाड़ जो है बड़ा होकर मैं ऐसा ही लगूंगा ना? किसको साथी बनाया उन्होंने? पहाड़ों को। काला भारी भरकम बुजराकर शरीर, मैं भी उस पहाड़ के समान ही हूँ, ऊंचा मोटा काला कलूटा। इसलिए मैंने इनको क्या कहा, ये जितने भी पहाड़ है वो सब क्या है, मेरे दोस्त है। लड़के खूब हंसे, तुमने अपने भाइयों को बहुत जल्दी पहचान लिया, बच्चे भी कम नहीं थे। अरे वाह गजनंदन, तुमने अपने भाइयों को बहुत जल्दी पहचाना। यह कहकर बच्चे भी हंसे, गजनंदन भी हंसे। क्योंकि किसी भी यात्रा में जाने के समय अगर हमारा हंसमुख का वातावरण बना रहे तो थकान नहीं आती है। इस तरह से आपने इस पाठ को समझा। अब आगे देखिए, बस फिर क्या था, बच्चों ने तुरंत बिस्तर बांधे, राशन बांधा, स्कॉटी की पोशाक पहनी और अपने कंधों पर थैले बांधे, उसमें भरा जरूरी सामान, मेवा मिश्री दवाई बिस्किट वगैरह वगैरह। गजनंदन बीच बीच में हर चीज चखते और झूम झूम कर तारीफ करते, कभी बाहर भागते कभी अंदर जाते। मास्टर साहब बोले, गजनंदन तुम इस तरह से जल्दी थक जाओगे, अभी तो ऊपर चढ़ना है। मास्टर ने कहा कि एक मिनट चुप नहीं है, कभी अंदर कभी बाहर कभी इधर कभी उधर। मास्टर साहब ने कहा, अभी तो हमें बहुत चढ़ाई करनी है, अभी से तुम थक जाओगे, इसलिए इधर उधर जाना छोड़ दो। गजनंदन ने उत्तर दिया, सर उसी का तो अभ्यास कर रहा हूँ, मैं थक रहा नहीं हूँ, मैं ऐसा चलने का क्या कर रहा हूँ, अभ्यास। जल्दी से स्वामी जी की कुटिया में आइए, गरम गरम हलवा हमारे स्वागत में आग बिछाए बैठा है। यानी स्वामी जी ने उनको खाने के लिए क्या बनाया था, हलवा। आप बिछाए बैठा है, मुहावरा है, इंतजार कर रहा है, जल्दी चलिए मास्टर जी। ये कौन बोला है? गजनंदन। इसे ग्रहण कीजिए, इसमें कस्तूरी पड़ी है और कस्तूरी हिरण की नाभि में पैदा होती है। हिरण कूदते हैं सो हम भी कूदेंगे। वो कस्तूरी एक ऐसी चीज है जिसको मैंने आपको बताया था कि बहुत महंगी होती है, और उस कस्तूरी को हिरण की नाभि में, यानी उसके जो हमारे पेट के अंदर ये नाभि है उसी के अंदर उसको रहती है, और वो बहुत कीमती थी, और उसको खाने से हमारे शरीर में बहुत गर्मी बढ़ती है। इस तरह से कस्तूरी डालकर हलवा बनाया गया और बच्चों ने हलवा खाया, और हलवा खाने के बाद वो लोग कैसे अपनी तैयारी के लिए चलते हैं, हम कल आने वाले पीरियड में पढ़ेंगे। और इसके बाद में बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार अपना जो क्वेश्चन का पेपर का मेथड है देने का है, और कैसे टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे और कितने करना है और कितने मार्क्स है, इसके बारे में ये पाठ होने के बाद आपकी पाठ्य पुस्तिका का कोर्स जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद वो पेपर आपको बताऊंगी। धन्यवाद।